देव कुमार जी ने जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से संबंध विच्छेद किए थे और ग्रांड अलायंस के वो पार्टनर बने थे, उस दिन ही उन्होंने घोषणा की थी कि अब मैं विपक्षी एकता के प्रयास करूं। उसी के तहत हमारी पहली पंचायत लगी थी हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पर, जिसमें प्रकाश सिंह बादल, नीतीश कुमार जी और फारूक अब्दुल्ला समेत जो है आधा दर्जन राष्ट्रीय पार्टियों के नेता थे। ये नोट करने लायक बात है, उस दिन भी उस सभा में हमने चौटाला साहब से और बादल साहब से भी रिक्वेस्ट किया था कि विपक्ष की आधी अधूरी एकता हमें कबूल नहीं। ये जो कहते हैं कि गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी कोई अल्टरनेटिव बनेगा, हम इसके हिमायती नहीं, हम विपक्ष की संपूर्ण एकता चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने भी, जनता दल यू ने भी और हमने भी, जब मैनपुरी के चुनाव की घोषणा हुई, हमने सभी विपक्षी दलों से इंक्लूडिंग बीजेपी, क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरह का भी 15 दिन पहले हुआ था जब शिंदे गुट ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया ठाकरे गुट के सामने। बहुत अच्छा होता अगर भारतीय जनता पार्टी भी मुलायम सिंह जी को ट्रिब्यूट के तौर पे यहाँ से उम्मीदवार खड़ा ना करे, लेकिन ठीक है, देश की किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। देश की किसी भी रीजनल पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। लिहाजा मैनपुरी का बाई इलेक्शन 2024 की जो विशाल एकता है गैर बीजेपी दलों की, उसकी शुरुआत। हम सभी दलों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का जो कंसेप्ट ऑफ अपोजिशन यूनिटी 224 है, उसका मतलब है एक के सामने एक। हमारा ममता जी से भी इस सवाल पर डिफरेंस था कि इसमें कांग्रेस को मत लो, इसमें लेफ्ट को मत लो, और ये बहुत कैटेगरिकली आपके बीच में कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के बगैर भी विपक्ष की कोई सार्थक एकता नहीं हो सकती। वामपंथी दलों को लिए बगैर भी हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में कोई एकता नहीं हो सकती। हमें जरूरत केसीआर की भी है, ममता जी की भी है, और जो चुनौतियां हैं वो इतनी बड़ी हैं, उसको अंडर एस्टिमेट अब किसी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। ये सारे राजनीतिक दलों के वैचारिक भी और ऑर्गेनाइजेशन भी चैलेंज का दौर है। ये जनसंघ नहीं है जिसके साथ हम काम करते थे और 8-8 आने पैसे मांगती पार्टी पड़ती थी ना, ये वो नहीं है। दीवारों पे लिखने के लिए रोगन के पैसे नहीं थे, वो बीजेपी नहीं है। ये मोदी की बीजेपी, जिसके पास अथाह संपत्ति है, जिसके पास अथाह साधन है, जिसके पास बेशुमार कार्यकर्ता हैं और जिसके पास बहुत पॉइजनस वैचारिक प्रतिबद्धता है, हम उससे डिसएग्री करते हैं। लिहाजा मैनपुरी की जीत हमारे लिए बहुत जरूरी भी है और बहुत मायने वाली है। नेताजी की शोक के दौरान प्रधानमंत्री से लेकर के ऐसी श्रद्धांजलि देश में शायद किसी विपक्ष के नेता की हुई हो जैसी नेताजी की हुई थी। हम आशा कर रहे थे कि डिम्पल जी यहाँ से अनअपोज जीत करके जाएंगे। अब जो संवैधानिक, अब ये देखिए, ये तो आपकी समझ में आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। 4 दिन पहले तक सबसे लाडले शिवपाल यादव जी थे बीजेपी के। आज उनसे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। क्या फर्क हुआ है कि उन्होंने अपने परिवार की उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला कर दिया। अब रिवर फ्रंट की भी जांच हो रही है। आज हम गए थे, उनकी एजेंसी भी सारी जो सुरक्षा की थी वापस हो गई है। अब उनका जो मकान है कल परसों में वो भी छिनने वाला है। भ्रष्टाचार के आरोप ईडी, सीबीआई जो भी हैं उनके खिलाफ लगने वाले। आज़ाद भारत में मैं तो इमरजेंसी में जेल गया हुआ आदमी, इंदिरा गांधी से भी बुरा हाल, उसका अच्छा नहीं था। हम भी 19 महीने हथकड़ी लगवा करके रहे, लेकिन इतने ईडी के केस तो पिछले 50 साल में नहीं हुए जितने 8 साल में हो गए। और आपकी जानकारी के लिए, मीडिया के मित्रों के लिए, ईडी में अभी भी 1% आदमी की सजा नहीं हुई। उनके एसेट्स जरूर कन्फिस्केट हुए हैं, लेकिन सजा किसी की नहीं हुई। इसलिए समूचे विपक्ष से हम अपील करना चाहते हैं,
अखिलेश यादव जी से खास तौर से इसलिए करना चाहते हैं कि नेताजी भी विपक्षी एकता के अलंबरदार थे। मैं तो 50 साल उनके साथ रहा हूँ। एरन जी जानते हैं कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में जनता को इकट्ठा किया, पार्टी को इकट्ठा किया। जब पराजित हो गए काशीराम के साथ पैक्ट किया। तो नेताजी नए नए अनुभव करते थे। वो जिम्मेदारी अब अखिलेश के कंधों पे भी आके पड़ी। लिहाजा हमारी पार्टी जो जनता दल यू है, उसने अपना 17 साल पुराना नाता तोड़ा। इन्हीं वजह से जो संवैधानिक संस्थाएं सब चूरमूर हो गई। कभी आपने सुना है कि चीफ मिनिस्टर कहे कि विधानसभा का सत्र बुलाओ, स्पीकर मैंने करते ना। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि गवर्नर मुख्यमंत्री की बात मानने से मैंने करते? एक उदाहरण मुझे आप बताइए, क्या ऐसा दल बदल कभी हुआ है? अब मैं गया था कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए शिमला में। वहाँ एज ऑन टुडे कांग्रेस जीत रही है, लेकिन कांग्रेसियों को भी ये भरोसा नहीं है कि हमारे कौन कौन वहाँ चले जाएंगे। ऐसी अनिश्चितता का माहौल देश में कभी नहीं था। मोदी जी राज कर रहे, करते रहे, लेकिन संस्थाओं का अपहरण ना करें, संस्थाओं पर अटैक ना करें। ये हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई में उसके बाद, और इसमें सभी थे। आपकी जानकारी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे इसमें। 1947 में जो पहला मंत्रिमंडल बना है, उसमें हिंदू महासभा के नेता के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कांग्रेस पार्टी को और जवाहरलाल को, गांधी को देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। तो क्या अब ऐसा नहीं हो सकता कि विचारों की भिन्नता के लोग एक साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण के लिए काम करें? या वही लोग राष्ट्र निर्माण वाले हैं जो शासक दल के साथ हैं, या जो आपसे असहमति रखते हैं वो अराष्ट्रीय हो गए? ऐसा कभी नहीं। जवाहरलाल जी थे, उनसे हमारे नेताओं के मतभेद थे। इंदिरा जी के हम कई 2-2.5 साल तो हमें हमारे जैसा छोटा भरकर जेल में रहा, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं देखा। लिहाजा वक्त का तगाजा है, वक्त की मांग है कि जो नीतीश फॉर्मूला ऑफ अपोजिशन यूनिटी है, जिसकी बुनियाद रखी गई है मैनपुरी में, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इन चुनाव के बाद, ये भी और इन दोनों राज्यों के चुनाव के बाद, हम इस मुहिम को और तेज करेंगे और सभी अपोजिशन पार्टी के नेताओं से एक निश्चित कार्यक्रम के तहत, खाली मोदी हटाओ नहीं, मोदी को क्यों हटाओ या बीजेपी को क्यों हराओ, इसको लेकर के कार्यक्रम बनाएंगे। आपने इंतजार